हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट पास हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पाल बैठे हैं तो उस सपना को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। अगर आप एक सामान्य परिवार से आते हैं तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना लगभग नामुमकिन हो चुका है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? इसके पीछे का रीजन ये है कि बिहार से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नियमावली बनकर सामने आया है। यह नियमावली 10 अगस्त को सामने आया है, जिसके ऊपर राज्यपाल का साइन हो चुका है, यानी कि कंप्लीट नियमावली बनकर सामने आ चुका है। बिहार से जो 3 से 4 हजार के आसपास बहाली आने वाला है, वहां पे यह नियमावली लागू होगा। दोस्तों, इस नियमावली में क्या खास है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटी बात आपको मैं यहां पे बता दे रहा हूं बिल्कुल शॉर्टकट में। अब यहां पे सिर्फ जो पीएचडी कर चुके हैं उसको 30 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं नेट और जेआरएफ किए स्टूडेंट को 5 से 7 नंबर का रेवड़ी थमाया जाएगा। यानी कि अगर यदि कि आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे थोड़ा मोड़ा पैसा देके आप पीएचडी कर लीजिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं जो पीएचडी तो कर लिए हैं, चाहे जिस भी तरीके से वो पीएचडी किए हों, लेकिन अब तक वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नेट जेआरएफ उनसे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, बिहार में जो नियमावली बनाया गया है यूजीसी रेगुलेशन 2018 को ध्यान में रखते हुए, उस नियमावली में उसी पीएचडी धारी को 30 अंक दिए जाएंगे। लेकिन आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, चाहे आप कितने भी तेज तरार क्यों नहीं पढ़ने में, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं बिहार से निकले उस नियमावली का, जो कि लागू होगा बिहार से निकलने वाले 3 से 4 हजार असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति में। दोस्तों, ये वो नियमावली है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पे। दोस्तों, इस नियमावली में जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप पीजी के साथ साथ नेट या फिर पीएचडी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल पते की बात है, यानी कि अगर सिर्फ नेट भी क्वालिफाई है, पीजी में 55% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं अगर देखिए आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, यानी कि 50% पीजी में मार्क्स है, और यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो अगर आप पीएचडी क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस नियमावली में साफ किया गया है कि सिलेक्शन यहां पे आपका एकेडमिक स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जो आपका एकेडमिक स्कोर होगा उसका टोटल मैक्सिमम वेटेज 100 है, यानी कि 100 वेटेज आपका दिया जाएगा यूजी से लेकर के जो भी आपने क्रियाक्रम किए हैं अपने एकेडमिक में है उसका। वहीं दोस्तों 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी कि दोस्तों यहां पे टोटल 115 मार्क्स होंगे, जिसके आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट के अनुसार यहां पे सिलेक्शन होगा। आप कहेंगे सर तो इतना अच्छा है, इसमें दिक्कत कहां है? दोस्तों, दिक्कत यह है कि एक टेबल दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आखिरकार कौन से डिग्री को कितना मार्क्स दिया जाएगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन में अगर यदि कि आप 80% एंड एबव मार्क्स लेकर आए हैं तो आपको टोटल 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं अगर यदि कि 60 से 80% के बीच मार्क्स है तो आपको 13 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। अगर यदि कि आपका 55% से लेकर के 60% के बीच है तो आपको यहां पे 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर यदि कि आपका 55% से नीचे मार्क्स है तो आपको यहां पे 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। उसी तरीके से पीजी में आ जाइए। पीजी में अगर देखिए आप 80% से ज्यादा मार्क्स लाकर रखे हैं तो आपको 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं अगर कि 60 से 80% के बीच जितने मार्क्स लाकर रखे हैं तो आपको यहां पे 23 नंबर का वेटेज होगा। वहीं अगर यदि कि आपका ग्रेजुएशन में 60% से नीचे मार्क्स है तो आपको यहां पे 20 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा।
दोस्तों इसी तरीके से एमफिल का आपका देखा जाएगा, अगर जिसके आप एमफिल करके रखे हैं और अगर जिसकी उसमें आपका यदि स्कोर 60% से ज्यादा है तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर जिसकी आपका स्कोर बिलो 60 है तो आपको 5 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं पीएचडी के ऊपर। अगर यदि आप पीएचडी करके रखे हैं तो आपको झोला भर के 30 अंक का वेटेज दे दिया जाएगा। जी हाँ, एक झोला मार्क्स आपको दे दिया जाएगा 30 अंक। चाहे पीएचडी आप जैसे किए हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हो, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से किए हो, चाहे आप एकदम बकवास यूनिवर्सिटी से किए हो, आपको हम 30 नंबर दे देंगे थोक में उठाकर। अच्छा, नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका सिर्फ और सिर्फ देंगे 5 नंबर। जी हाँ, अगर यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 5 नंबर देंगे, अगर यदि आप नेट विथ जेआरएफ है तो आपको 7 नंबर देंगे। दोस्तों अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ 7 नंबर, और यदि पीएचडी करके रखे हैं चाहे कहीं से करें आपको 30 नंबर देंगे। ठीक है, इसके अलावे अगर जिसकी आपका रिसर्च पेपर जिसकी पब्लिश हो चुका है तो मैक्सिमम 10 अंक आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे 10 अंक? अगर जिसके आपका 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो यानी कि 2 अंक प्रति रिसर्च पेपर आपको दिया जाएगा। इसके अलावे दोस्तों यहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस को भी कंसीडर किया जाएगा। 2 अंक प्रति ईयर और मैक्सिमम 10 अंक तक यहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। इसके अलावे अगर जिसकी आपको अवार्ड मिला है, अगर जिसकी आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है या नेशनल लेवल का यदि अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर यदि की आपको स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर यदि की पीएचडी के साथ साथ एमफिल भी है तो क्या उसको पीएचडी का भी अंक मिल जाएगा और एमफिल का भी मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर जिसके आप पीएचडी एमफिल दोनों किए हैं तो आपको मैक्सिमम यहां पे 30 अंक ही मिलने वाला है। इसके अलावे दोस्तों अगर आप नेट, जेआरएफ या फिर स्लेट क्वालिफाई किए हैं तीनों एक साथ तो क्या आपको अलग अलग अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम 7 ही मिल सकता है, यानी कि जेआरएफ वाला अंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जिसके आपको ढेर सारा अवार्ड मिला हुआ है तो क्या होगा? तो उस केस में भी आपको सिर्फ 3 नंबर ही मैक्सिमम मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप जब यहां पे देखेंगे तो टोटल मिलाकर 100 अंक का आपका एकेडमिक हो जाता है। और इस एकेडमिक के अलावे यहां पे आपका 15 अंक का एक इंटरव्यू होगा। इस 115 अंक के आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा, जिस मेरिट में जो बच्चे आ जाएंगे उसको यहां पे क्वालिफाई माना जाएगा और वो बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब दोस्तों समस्या कहां पे है? समस्या यहां पे ये है कि पीएचडी को ओवर वेटेज दिया जा रहा है। दोस्तों पीएचडी को 30 अंक देना और नेट जेआरएफ को सिर्फ 7 अंक देना क्लियर कट ये कहता है कि नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को हम लेने ही नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर यदि कि आप फॉर्म भरते हैं और अगर आप इंटरव्यू में 15 का 15 मार्क्स लेकर आ जाते हैं फिर भी पीएचडी और नेट जेआरएफ के बीच 23 मार्क्स का गैप है। अगर यदि आप 15 का 15 अंक भी ले आते हैं इंटरव्यू में फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पे क्लियर कट नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट के साथ छलावा किया जा रहा है। दोस्तों इस नियमावली में जिस तरीके से पीएचडी को ओवर वेटेज दिया गया है और नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट को बहुत ही कम वेटेज दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि यहां पे भाई भतीजा को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का एक प्रोसेस चल रहा है या फिर कह सकते हैं एक प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों सबसे बेहतर तो ये होता कि सीधे सीधे यहां पे एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता, उस एग्जाम में जो क्वालिफाई करते वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते। दोस्तों बिहार जैसे स्टेट से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं आता है, सालों बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का 3 से 4 हजार बहाली आ रहा है। और ऐसे में अगर यदि कि इस नियमावली के तहत बहाली किया जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बच्चे के पास पीएचडी नहीं है लेकिन टैलेंटेड हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे हैं, उसके साथ छलावा होगा। मुझे लगता है कि इस रेगुलेशन का विरोध होना चाहिए। ये रेगुलेशन हालांकि यूजीसी का 2018 का रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों अगर सरकार चाहता तो यहां पे एग्जाम जरूर कंडक्ट करा सकता था। तो मुझे लगता है कि एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद अगर इंटरव्यू होता तो वो ज्यादा फेयर तरीके से किया गया रिक्रूटमेंट होता। मुझे लगता है
कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो बनाया गया ये नियमावली है, इसका नाम बदलकर भाई भतीजा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली कर देना चाहिए बजाय असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली के। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से नियमावली कितना सही है? इस नियमावली में आप क्या त्रुटि पाते हैं? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके का वीडियोस पे लेकर आते रहता हूं अपने चैनल पे। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।